तो चलिए अपने अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, अपने अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा ये अगला सेशन है ये संगठन आधारित होने वाला है। बीजेपी के संगठन पर आधारित हमारा ये अगला सेशन है और इस सेशन में बात होगी बीजेपी की, जिस तरीके से बीजेपी सरकार की योजनाओं को संगठन किस तरीके से जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने भी इस बात को ध्यान दिया होगा कि जब भी बीजेपी सरकार में आई है हर बार उनका फोकस युवाओं पर रहा है कि युवा किस तरीके से राजनीति में आए, ना सिर्फ बीजेपी की ओर आकर्षित रहे बल्कि राजनीति में भी युवा आए, अपनी रुचि बढ़ाएं और इसको एज अ करियर देखें। तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी खूबी रही है, आपने इस बात को बहुत ध्यान भी दिया होगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और ये अगला जो सेगमेंट होने वाला है इसको संभालेंगे मेरे सहयोगी पराग गुप्ता। पराग, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले आप मंच पर आइए और अपनी कमान संभालने की जो है शुरुआत करिए। और हमारे जो मेहमान रहने वाले हैं पंकज रामपाल जी हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी के। पूरे जो जिले की जिम्मेदारी है बखूबी निभा रहे हैं, ये किस तरीके से संगठन जिले में मजबूत रहे और कहीं कोई कमी न रहने पाए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में, ये जिम्मेदारी रामपाल जी बखूबी निभा रहे हैं। और हमारे अगले खास मेहमान होने वाले हैं सचिन ठाकुर जी, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है। युवाओं में किस तरीके से राजनीति एक अपनी मजबूत पकड़ बनाए और युवा भी खुशी खुशी आकर के राजनीति को स्वीकार करें और बीजेपी को समझें, बीजेपी को अपनाएं, ये जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभाते हैं सचिन ठाकुर जी। तो अब हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू पराग। बहुत धन्यवाद तुलसी आपका। जैसा कि आप तुलसी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि संगठन आधारित ये सेशन हमारा होने जा रहा है। इस सत्र में हम बीजेपी के संगठन को लेकर बात करेंगे, चूंकि मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए पार्टी में संगठन की तरफ से क्या किया जा रहा है, संगठन की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि सरकार की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए संगठन की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है। आज उसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि फरीदाबाद में कितना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। तो सबसे पहले पंकज जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत भूमिका अहम हो जाती है संगठन की, क्योंकि सरकार जो योजनाएं चलाती है धरातल पर कैसे उनको उतारा जाए, जनता को उनका लाभ कैसे मिले, ये सब आपके ऊपर है। कितना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का संगठन फरीदाबाद के अंदर, और क्या आपको लग रहा है कि वाकई में फरीदाबाद के लोगों तक जो योजनाओं का लाभ है, जो विकास है, वो पहुंच पा रहा है? पहले तो मैं आज इस मंच के माध्यम से इंडियन न्यूज़ की पूरी टीम को जी बहुत बहुत बधाई दूंगा एक ये शानदार सुंदर कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं से मिलकर ही संगठन का निर्माण होता है और जब सरकार बनती है, सरकार काम करती है, तो जन जन तक उसकी रीति नीति, कोई भी विकास संबंधित कोई भी कार्य योजना होती है, उसको धरातल पर उतारने का काम कार्यकर्ता करते हैं। सब बोलते हैं वी आर अ पार्टी विद द डिफरेंस, पर हम कैसे डिफरेंट हैं? हम 24/7 काम करते हैं और केवल क्योंकि एक लीडर बेस्ड पार्टी नहीं है तो हमारी अपनी एक विचारधारा है। कार्य योजनाओं के साथ साथ उस विचारधाराओं को भी जमीन पे पहुंचाने का काम सभी कार्यकर्ता करते हैं। और भले ही हम जब दायित्व आने जाने होते हैं, कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहता है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री भी अपने आप को पहले कार्यकर्ता मानते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। और जैसे जैसे सरकार काम करती है उस पर ज़मीन पर उसको हर हालत में किस प्रकार से वह कार्य योजनाएं धरातल पे उतरे, उसका रियल टाइम फीडबैक नियमित रूप से सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बना रहता है। और जहाँ तक रही फरीदाबाद की बात, फरीदाबाद में संगठन बहुत मजबूत है। आपने देखा तो 6 में से 5 सीटें जीतकर हम सरकार में हमारी, और भले केंद्र सरकार हो 2014 से ही, जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो हमारे स्थानीय सांसद माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व केंद्र में है। और 2014 से ही, पहले भले विपुल गोयल जी रहे हो, अभी की सरकार में भी विपुल गोयल जी हैं, राजेश नागर जी हैं, मूलचंद जी भी इस कैबिनेट का हिस्सा रहे, सीमा त्रिखा जी भी इस कैबिनेट का हिस्सा रही। तो ये मजबूत संगठन का आधार ही है कि फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व हमेशा से केंद्र में और राज्य में बना रहा। ठीक है,
सचिन ठाकुर जी, मेन बॉडी की जितनी जिम्मेदारी है संगठन को मजबूत करने में, युवाओं को जोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हम युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदा पूरा अभियान आप लोग चलाते हैं। कैसे काम कर रहे हैं आप एक युवा होने के नाते युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए? देखिए, हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री पंकज रामपाल जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और निरंतर भारतीय जनता पार्टी से युवाओं को जोड़ने का हमारा प्रयास रहता है। अभी चाहे पूर्व में 2024 में चुनाव की बात रही हो, चाहे अपना उसके बाद में हमारे काउंसलर के चुनाव हुए, हमारे 6 युवा मोर्चा के साथियों को पार्टी ने टिकट दे करके ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी से केवल युवाओं को जोड़ना नहीं है, युवाओं को पार्टी के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में आगे भी लेकर के आना है। तो टिकट दे करके उन्हें पार्टी ने पार्षद बनाया। आज वो हमारे नगर निगम में मेयर साहिबा मैडम श्री परवीन बत्रा जोशी के नेतृत्व में वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो युवा मोर्चा निरंतर ये प्रयासरत है कि चाहे वो काउंसलर के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के हों, और हमारी पार्टी भी इस चीज पे फोकस कर रही है पूरा 100%। पंकज जी, जैसा कि आपने खुद स्वीकार किया और हमारे बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, जनता ने भरपूर मौका आपको दिया है फरीदाबाद में। डबल इंजन कहें, ट्रिपल इंजन कहें, हर तरीके से जनता ने आपको इतना मौका दिया कि अब जनता ये चाहती है कि फरीदाबाद विकसित होने की ओर आगे बढ़े। स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, लेकिन क्या धरातल पर उस तरह चीजें फरीदाबाद में अभी उतर पाई हैं या आपको लग रहा है कि थोड़ा वक्त और लगेगा? देखिए, पहले आदरणीय परवीन बत्रा जोशी जी ने भी आपके मध्य ये बात रखी, जो विकास होता है वो एक निरंतर प्रक्रिया होती है। आप जो देश विकसित भी हो जाता है, जो क्षेत्र विकसित भी हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि वहाँ आगे विकास की गुंजाइश नहीं रहती। निश्चित रूप से हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि इस दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल दूंगा कुछ जगहों को छोड़कर, क्योंकि मैं यहीं पर जन्मा हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ, फरीदाबाद शहर को इन एंड आउट अच्छे से जानता हूँ। तो अभी 2 दिन पहले बहुत भरपूर बारिश हुई, तो जिन क्षेत्रों में जल भराव, सेक्टर के क्षेत्रों में या कई क्षेत्रों में बहुत जल भराव होता था, बारिश खत्म होने के 2-3 घंटे बाद वह जल भराव नहीं था। बाकी जो सीवर की समस्याएं थी उनके लिए भी निरंतर, हालांकि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं संगठनात्मक व्यक्ति हूं, मगर फिर भी पार्टी का कार्यकर्ता होने के लिए, पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते इन सब चीज़ों पर ध्यान रहता है। और निश्चित रूप से कुछ लोग जो आंखें बंद करके बैठे हैं उनको भले ही विकास ना दिखता हो, निश्चित रूप से विकास है, निरंतर होता रहेगा। और अगर आज हम पूर्ण रूप से विकसित नहीं भी हुए तो बहुत जल्दी आपको शहर पूर्ण रूप से विकसित भी दिखेगा। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, कुछ नहीं कर पाए आप लोग अभी तक। जी, पिछले 11 साल से विपक्ष यही कह रहा है और अगले आने वाले 35 सालों तक, 50 सालों तक, 100 सालों तक विपक्ष यही कहता रहेगा कि सरकार विफल रही है, क्योंकि वो सरकार बनाने में विफल रहेगा। हाँ। चलिए सचिन जी, किसी भी क्षेत्र में हम बात करें या प्रदेश में बात करें, देश में बात करें, युवाओं का बड़ा योगदान है। तो फिर युवाओं की तरक्की के लिए भी सरकारों को उतनी ही शिद्दत के साथ काम करने की जरूरत होती है। हम अगर रोजगार से पहले युवाओं की शिक्षा की बात करें तो उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस पर प्रधानमंत्री का भी फोकस रहता है। अगर हमें विकसित भारत की ओर बढ़ना है तो विकसित प्रदेश बनाने पड़ेंगे, विकसित प्रदेश के लिए विकसित जिले और फिर अलग अलग क्षेत्रों में हमें काम करना पड़ेगा। तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर आपको लग रहा है कि फरीदाबाद के अंदर कम से कम काम हो रहा है और आप उसमें बेहतर योगदान देकर उस विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट की दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि युवाओं तक इस बात को पहुंचाना कि आप किस प्रकार स्किल के माध्यम से अपने आप को और अट्रैक्टिव और आकर्षित कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, फरीदाबाद इसके लिए सौभाग्यशाली है कि दूधौला में हमें स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमारी सरकार ने दी, जो कि फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, मेवात तक के हमारे बच्चों को स्किल डेवलप करने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे हमारे लिए वो रखा। तो इसलिए मैं तो हमेशा इसका प्रयास करता हूँ कि युवाओं तक किस प्रकार, और मैं कहता भी हूँ कि आज शिक्षा की कमी नहीं है, आज कमी है तो स्किल की है। और स्किल को के लिए युवाओं को मोटिवेट करना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई का। आज एआई का भी कोर्स, मैं तो हर युवाओं को ये बोलता हूँ कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, इसके बहुत फायदे हैं। आने वाला समय एआई युग है। इसी प्रकार स्किल के अन्य क्षेत्रों में भी हम युवाओं को डायरेक्टली
अप्रोच करके और उन्हें मोटिवेट करते हैं। उद्योगों की बात शुरुआत में हमारे सेशंस में हुई है। फरीदाबाद में उद्योगों को और कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ी संभावनाएं हैं। अगर निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, तो युवाओं को भी मौके मिलेंगे। देखिए, शुरू से ही फरीदाबाद एक औद्योगिक शहर रहा है जी। गुरुग्राम से पहले फरीदाबाद ही एक विकसित रूप से औद्योगिक क्षेत्र था। बिल्कुल। और ये कई बारी मदर यूनिट लाने की कोई बात होती रही है, मगर फरीदाबाद में वो संभावनाएं कम थी। मगर लघु उद्योग के लिए और जो अपना एसएमईज होते हैं उनके लिए फरीदाबाद में प्रबल संभावनाएं हैं। और सरकार निश्चित रूप से अभी पीछे मुख्यमंत्री जी ने प्री बजट सेशन राजहंस में किया था, उसमें उद्योगपतियों के साथ सेशन में ये बात उठ के आई जिसमें आईएमटी को आगे बढ़ाने का और लैंड लेके आईएमटी को आगे बढ़ाने का काम था। और कई योजनाएं जो उद्योगपतियों के साथ संवाद करके, डायरेक्ट संवाद करके, क्योंकि पिछले कुछ सालों में केंद्र की तरफ से और प्रदेश की तरफ से कई ऐसी योजनाएं आई जिससे के माध्यम से भले वो जीएसटी रिफॉर्म्स की बात हुई हो, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात रही हो, तो खूब हमारे को उद्योगपतियों से संवाद करने का मौका मिला। और निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेते हुए उसकी फिजिबिलिटी देखते हुए निश्चित रूप से सरकार अनेकों योजनाएं बना रही है आईएमटी को आगे बढ़ाने का। और जो भी उद्योगपति और खास करके जो स्टार्टअप यूनिट्स हैं उनको जो भी लाभ सरकार दे सकती है, केंद्र सरकार भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार भी जो लाभ दे सकती है वो देगी। और निश्चित रूप से ना केवल औद्योगिक क्षेत्र पर जिस प्रकार से आप फरीदाबाद की कनेक्टिविटी देख रहे हैं, आईटी क्षेत्र में भी फरीदाबाद आगे बढ़ेगा। और जब आईटी क्षेत्र की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो लाभ होगा वो युवाओं को देखने को मिलेगा। अच्छा सचिन जी, ग्रामीण युवाओं को लेकर, उनके विकास को लेकर, उनके चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात करें या उनको हम व्यापार से जोड़ने की या रोजगार से जोड़ने की बात करें, किस तरह से काम हो रहा है? गांव और शहर आपस में कनेक्ट हों, चाहे वो सड़कों के जरिए हों, या फिर हम कैसे विकास को गांव-गांव तक पहुंचाएं, वहां पर सरकार की योजनाओं को बताएं और समझाएं ताकि उनका लाभ भी लेने वाले आगे आएं और ये समझ पाएं कि अगर इन योजनाओं का लाभ हमें मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिल रहा है, या अगर मिल रहा है तो उनका फायदा हम और कैसे उठा सकते हैं? देखिए, आज फरीदाबाद में तो गांव भी और शहर भी सब बराबर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा निरंतर प्रयास ये रहता है कि युवाओं के, और खासकर ग्रामीण युवाओं का, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हमारे फरीदाबाद में कम है, शहरी क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा ये फोकस रहता है कि किस प्रकार हम युवाओं को ये बताएं कि स्टार्टअप इंडिया को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्या फोकस है। आप किस प्रकार अपनी सोच को, अपनी संकल्प को फरीदाबाद में रह करके सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि आज का युवा क्या है, आइडियाज है, पढ़ाई कंप्लीट है, लेकिन सिक्योरिटी से और मतलब स्टार्टअप को लेकर के इन्वेस्टमेंट से डरते हैं कि कहीं ना कहीं एक लॉस ना हो जाए और हमें घर ना वापस मुंह मोड़ना पड़े। तो मैं उन साथियों को हमेशा ये बताता हूं कि आज हमारी सरकार इसको लेकर निरंतर फोकस्ड है कि आपको बिना कोलेट्रॉल सरकार स्टार्टअप के लिए लोन दे रही है 2 करोड़ रुपए तक का, और छोटी छोटी एमएसई में कंपनीज के लिए भी निरंतर हमारी सरकार प्रयासरत है, चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो। तो हमारी हमेशा निरंतर प्रयास रहती है। और मैं तो अपने युवा साथियों को जो मेरे साथ टीम में भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी ये फोकस रखता हूँ कि आप काम धंधे से, अपने बिजनेस से जरूर जुड़ें। अगर बिजनेस नहीं भी करते हैं तो फोकस करें कि बिजनेस की ओर आप अग्रसर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो। अच्छा सर, एक और मैं पंकज जी आपसे हेल्थ सेक्टर को लेकर थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप संगठन के व्यक्ति भी हैं और प्रदेश में अलग अलग शहरों की बात करें या फरीदाबाद की हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर कितना काम यहां पर हुआ? क्या अभी भी इस तरह की चीजें हैं लोगों के बीच में कि अगर फरीदाबाद में कोई बड़ा इलाज ना मिल पाए तो बाहर लोगों को फिर जाना पड़े, या फिर आपको लग रहा है कि फरीदाबाद उस दिशा में बहुत बेहतर कर पाया अभी तक, या संभावनाएं कुछ अभी बन रही हैं आगे? और देखिए, अगर आप केवल हरियाणा के नहीं भारत के मानचित्र पर देखेंगे तो फरीदाबाद तो एक मेडिकल हब के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। अनेकों प्रतिष्ठान, अनेकों हॉस्पिटल्स, 400 बेडेड, 500 बेडेड, भले हमारा वो ग्रेटर फरीदाबाद हो या फरीदाबाद हो, और मेडिकल टूरिज्म के मानचित्र पे भी फरीदाबाद उभर के सामने आ रहा है। अब भले वो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं
वे सब यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। और आने वाले समय में भी जितनी भी बड़ी हॉस्पिटल्स की चेन्स हैं या फिर लोकल जो डॉक्टर्स हैं वो अपने बड़े प्रतिष्ठान मिलके खोलना चाह रहे हैं। फरीदाबाद में उसकी बहुत संभावनाएं हैं, और जो कि केवल फरीदाबाद तक ही लिमिट नहीं है उनकी, फरीदाबाद तक ही लिमिटेड नहीं है। उसके स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ, उनके कार्यक्षेत्र का लाभ पूरा हरियाणा, पूरा देश, और बल्कि मैं तो पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी फरीदाबाद में लोग इलाज के लिए बहुत आ रहे हैं। ठीक है, मैं यही समझना चाह रहा था कि अगर इस तरीके की चीजें फरीदाबाद में हेल्थ सेक्टर में डेवलप हुई हैं, अब विपक्ष को आप क्या कहेंगे यहां से बैठकर एक संगठन के जिलाध्यक्ष के तौर पर? चूंकि अक्सर विपक्ष का यह आरोप होता है कि साहब हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा है, एजुकेशन में कुछ नहीं हो रहा है, किसानों के लिए आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दोगुनी आय उनकी करने की बात करते हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो उससे पहले पेपर्स में दिक्कत हो जा रही है, पेपर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, पेपर लीक हो जाए, इस तरह की चीजें बहुत सारी हैं। तो अब इन सेक्टर्स को जो अलग अलग क्षेत्रों में विपक्ष आपकी नाकामियों को गिना रहा है, तो फिर क्या संदेश आपकी तरफ से होगा? जब भी विपक्ष हमें नाकाम बताने की कोशिश करता है तो वो अपनी नाकामी बता रहा होता है। दे हैव नथिंग टू डू, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो उनका अस्तित्व पहले कम हो चुका है और मिट जाएगा। तो कई बारी ये वही वाली बात है कि जब अमृत मंथन हुआ तो अगर देवताओं को पता था कि अगर हम पूंछ पकड़ेंगे सर मांगेंगे, अगर हम सर पकड़ेंगे पूंछ मांगेंगे, तो देवताओं ने पहले बोला हम तो सर पकड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, नहीं 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 नहीं, सर तो हम पकड़ेंगे। तो इसी तरह से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। अलग अलग प्रोपेगेंडा के माध्यम से केवल के विरोध हमारा रजिस्टर हो जाए और हमारी पहचान बनी रहे, हम भी दिखते रहे। और मैं तो कहता हूं कि जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है दैट इज वेलकम, आप बात करें, मगर मैं यही कह रहा हूं कि संगठनात्मक दृष्टि से भी, वैचारिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ गया है, और वह ये चीज़ उनको हजम नहीं हो रही है। कैसे देश के कुछ आम लोग, साधारण कार्यकर्ता मिलकर भी देश में सरकार बना सकते हैं, और न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। एक आखिरी संदेश मैं आपसे युवाओं को लेकर सचिन जी चाहूंगा, क्योंकि आज फरीदाबाद के युवा इस समिट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों को समझना चाह रहे हैं कि भविष्य की दिशा और क्या फरीदाबाद के युवाओं के क्षेत्र में होने जा रही है। देखिए, मैं अपने फरीदाबाद के खास तौर पर युवाओं से ये अपील भी करना चाहूँगा, और एक संदेश मैं अपने माध्यम से अपनी पार्टी, अपने जिलाध्यक्ष पंकज जी के माध्यम से भी देना चाहूँगा कि आप सभी युवा स्किल की ओर तो अग्रसर हो ही हों, और आप राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना समय जरूर दें। और जिन युवाओं का इंटरेस्ट, मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट नहीं भी है, इंटरेस्ट बनाइए, क्योंकि जब तक युवा राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आएगा, जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि युवाओं को और महिलाओं को जब तक राजनीति में आगे नहीं लाया जाएगा, जब तक हमारा देश मानचित्र पर सोने की चिड़िया नहीं कहलाएगा। हम 2047 तक विश्व गुरु अगर बनेंगे तो युवाओं के और महिलाओं के दम पर बनेंगे। तो मैं खास तौर पर अपने फरीदाबाद के युवाओं से ये अपील भी करना चाहूँगा कि आप सभी साथी अपना राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे युवा मोर्चा के माध्यम से ही एक अपनी शुरुआत करें राजनीतिक क्षेत्र में। और जब तक आप जैसे युवा, शिक्षित युवा राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति से जो लोग डरते हैं, जो लोग परहेज करते हैं, उनकी ये विचारधारा चेंज होगी। तो आप सभी को मैं निमंत्रण और आमंत्रित करूंगा। बहुत धन्यवाद पंकज जी और सचिन जी आपका इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत है, ये दावा इस सेशन के जरिए, इस मंच के जरिए किया है हमारे दोनों ही अध्यक्षों ने, जो एक मेन बॉडी के और एक भाजपा युवा मोर्चा के हैं। आने वाले वक्त में फरीदाबाद में और किस तरह विकास को धरातल पर उतारने के लिए बीजेपी के संगठन का योगदान रहेगा, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल इस सेशन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। मैं ओवर टू ही करूंगा पूजा को। पूजा प्लीज। बिल्कुल, देखिए, पंकज रामपाल जी भाजपा जिला अध्यक्ष और सचिन ठाकुर जी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, और बताया उन्होंने कि भाजपा संगठन का क्या विजन है, युवाओं की बात करें या कार्यकर्ताओं की बात करें। और भाजपा जो है अनुशासन के लिए जानी जाती है, भाजपा कार्यकर्ताओं को बांधे रखने के लिए जानी जाती है, और वही विजन जो है पंकज रामपाल जी और सचिन ठाकुर जी ने बताया। तो इस सेगमेंट में और भी आगे हमारे साथ और भी अतिथि जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं दीपक शर्मा जी और एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारी ज्योति सांगवान जी से निवेदन करूंगी
कि हमारे अतिथियों को एक मोमेंट स्मृति चिन्ह दें। और महावीर गोयल जी कंसल्टिंग एडिटर हैं। इनपुट हेड लिख बोल दो। कोई पर्सनल का भी नाराजगी होनी नहीं चाहिए।